अब इस दूसरे भाग में प्रत्यक्ष कहानी का विश्लेषण हम लोग शुरू कर देते हैं। इसके पहले माँ से संबंधित एक दो शायरियां आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है। भरे घर में तेरी आहट मिलती नहीं अम्मा, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोद की गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, कहीं मिलती नहीं अम्मा। बूढ़ी आंखें पूछती है रात और दिन पढ़े लिखे बेटों से, बूढ़ी आंखें पूछती है रात और दिन पढ़े लिखे बेटों से, किन किताबों में लिखा है माँ बाप को तन्हा छोड़ दो। बच्चों, एक बूढ़ी माँ का दर्द इस कोक जाया कहानी में हमें मिलता है। कहानी को अब हम जानते हैं, इसका कहानी का विश्लेषण प्राप्त करते हैं। अब इस कहानी में आए हुए पात्र देखिए, अगली स्लाइड। इस पर कहानी में आए हुए पात्र है। पहला पात्र है कहानी की माँ, जिसे गंगा मिश्रा कहा गया है। दिलीप की माँ है और रघुनाथ चौधरी की ये मौसी है। दिलीप और गंगा मिश्रा ये माँ और बेटे, इन दोनों के बीच की यह कहानी है। दिलीप ये मौसी का बेटा, रघुनाथ चौधरी मौसी का भतीजा है, और अमित गर्ग जी आए हुए हैं, वे आईजी साहब है। कहानी के कुछ मुद्दे मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं। इसमें इन केवल मुद्दों को आप लोग याद रखते हैं तो भी कहानी को समझने में आसानी हो जाती है। मौसी गंगा मिश्रा का परिचय, मौसी जी के जीवन की दुर्घटनाएं, पति की मृत्यु, बेटे दिलीप द्वारा मकान बेचना, बेटे द्वारा हवाई जहाज पर प्राप्त धोखा, आईजी साहब अमित गर्ग द्वारा मौसी को प्राप्त हौसला एवं मातेश्वरी वृद्धाश्रम में जाना, मौसी के लिए आईएएस एसोसिएशन द्वारा प्रयास, बर्लिन से आने पर रघुनाथ चौधरी का मौसी से मिलना, रघुनाथ चौधरी का हर रविवार को परिवार के साथ मौसी को मिलना, और मौसी गंगा मिश्र की मृत्यु। इन मुद्दों पर आधारित यह कहानी है। अब प्राप्त कर लेते हैं। पहला मुद्दा है मौसी गंगा मिश्र का परिचय। मौसी इस कहानी में आए रघुनाथ चौधरी जी की यह मौसी है। उनकी मौसी प्रतिभावान और प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी की पत्नी थी। उनके मौसा भारत सरकार के वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। वे दो बहनें थी। रघुनाथ जी की माँ बड़ी थी और मौसी के पिताजी किसान थे। मौसी अर्थात इस कहानी की माँ, उन्होंने अपने दोनों बेटियों का विवाह कॉलेज में पढ़ते दो विद्यार्थियों से कुछ साल के अंतराल पर किया था। रघुनाथ के पिताजी बीए करने के बाद उनके नाना जी के गांव में ही खेती बाड़ी करने लगे थे, और मौसी के पति आईएएस प्रतियोगिता में परीक्षा में सफल हो जाने के बाद गुजरात में जिलाधिकारी बने थे। उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो मौसी ने अपने पिता की संपत्ति का अपना हिस्सा अपनी बहन को लिख कर दिया, और पिता के श्राद्ध का पूरा खर्च भी मौसी ने ही किया था। अपनी बहन के बेटे रघुनाथ के पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मौसी ने ही किया था। मौसी का बेटा दिलीप रघुनाथ से 8 बरस छोटा था। दिलीप भी अपने पिता की तरह पढ़ने लिखने में प्रतिभावान निकला था। मौसी के पति की पोस्टिंग जब दिल्ली में थी, तभी दिलीप की मेडिकल की पढ़ाई एम्स कॉलेज में पूरी हुई, और आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चला गया और वहीं का होकर रह गया। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था, तब तक तो वह आता जाता रहा।
लेकिन विवाह के बाद उसका आना जाना एकदम बंद हो गया। मौसी कभी कभी लंदन आती जाती रही। मौसी अपने गांव की नहीं बल्कि पूरे इलाके की आदर्श बेटी बन गई थी। इस आदर्श बेटी का एक उदाहरण यहाँ पर लेखक ने दिया है। जब एक बार गांव में अकाल पड़ता है तो मौसी ससुराल से सारा अनाज मंगवाकर और बाजार से खरीदकर लोगों के लिए अनाज का भंडार खुलवाने का काम मौसी ने किया था। इस कहानी की बूढ़ी माँ अर्थात मौसी जी के जीवन की दुर्घटनाओं का दुष्चक्र कैसे शुरू हो जाता है, इस बात को अब हम आगे देख लेते हैं। पहला हादसा मौसी के लिए, माँ के लिए था उसके पति का जाना, पति की मृत्यु। उस समय उसका भतीजा रघुनाथ बर्लिन में पढ़ाई कर रहा था और बर्लिन में उसे यह खबर मिली कि एक दिन अचानक मौसा जी की हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे दिलीप के आने के बाद अंतिम संस्कार संपन्न हुए। दूसरी दुर्दशा या दूसरी बात है मौसी के जीवन की ये दुर्घटना कि उसके बेटे ने उसका मकान बेच दिया। दिलीप ने अपनी माँ की पेंशन ट्रांसफर करवाने के नाम से ही बहाना बनाकर अपने ही माँ के कई कागजातों पर हस्ताक्षर लेकर जो जमीन जायदाद थी वह बेच डाली और माँ को लंदन अपने साथ ले जाने का बहाना बना लिया और अपने माता पिता का रहता मकान 8 करोड़ रुपए में बेच डाला। यहाँ तक कि घर की सारी संपत्ति भी उसने औने पौने दामों में बेच डाली। दिलीप के लिए बाप का मरना लॉटरी निकलने जैसा हो जाता है। उसे लंदन में अपना घर खरीदने में आसानी हो जाने से प्रसन्नता लगती है। बेटे द्वारा प्राप्त धोखा यह प्रत्येक माँ के लिए बहुत बड़ा दुख है कि अपना ही कोख जाया उसे धोखा देता है। मौसी का बेटा माँ को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहकर एयरपोर्ट पर लेकर चला गया। मौसी को एक जगह बिठा दिया और सामान की जांच करवाने का बहाना बनाकर चला गया। बहुत देर तक बैठने पर मौसी ने सिक्योरिटी से पूछताछ की तो उसे पता चला कि उसका बेटा उनका टिकट रद्द करवाकर अपनी माँ को अकेले निराधार निराश्रित छोड़कर अपने परिवार के साथ ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट से लंदन चला गया। बेटे के चले जाने के बाद मौसी के लिए यह बड़ा हादसा था। उसका अपना कोख जाया उसे इस तरह से धोखा देकर एयरपोर्ट पर अकेले छोड़कर चला गया था। उसके बेटे ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसकी माँ का क्या होगा, वह कहाँ जाएगी। मौसी अपने बेटे के व्यवहार से हाँफने लगी थी। तभी उसके पति के साथ काम किए हुए आईजी साहब अमित गर्ग जी आ जाता है। वे मौसी को हौसला और धीरज देते हैं। मौसी उन्हें एक अच्छे वृद्धाश्रम में भेज देने की बात कर देती है तो मौसी को ये आईएएस अमित गर्ग साहब जी मातेश्वरी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। अब इस तरह से आज समाज में भी बूढ़े माँ बाप बच्चों के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। बहू बेटे बेटी नौकरी करने लगे हैं, अपने अपने जीवन में व्यस्त जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्या वृद्धाश्रम यही उनके लिए एक पर्याय है? आप सबको इस प्रश्न पर सोचना है। क्या करेंगे आप इस समय पर? अभिव्यक्ति प्रश्न के अंतर्गत इस बात की चर्चा
हम लोग जरूर करेंगे कि वृद्धाश्रम इस समस्या का हल कैसे निकाले। वृद्धाश्रमों की आवश्यकता है या नहीं, आपका क्या निजी मत है इस पर? बोझ बना बुढ़ापा, इसके लिए क्या उत्तर है आपके पास? जरूर आप मुझे बताइए। मैं भी चिंतित हूं इस पाठ को आपको पढ़ाने के बाद, क्योंकि न जाने अब क्या होगा। बहुत बड़ा प्रश्न है ये। अब ऐसे ही मौसी जी को जब मातेश्वरी वृद्धाश्रम में भेज दिया गया तो अमित गर्ग जी साहब जी ने आईएएस एसोसिएशन द्वारा भारत से लेकर इंग्लैंड तक पूरा हंगामा मचा दिया कि एक बेटा इस तरह की हरकत कर सकता है, अपनी मां को निराधार एयरपोर्ट पर छोड़कर चला जा सकता है। पूरे मीडिया में भारत की स्त्रियां और वृद्धों की दुर्दशा पर समाचार प्रचारित किए। यह सब जब सुन लिया तो मौसी के घर का खरीदार जो था वो उनके पास आया। उनका खरीदा हुआ घर उन्हें वापस देने को वो तैयार हो जाता है। और इसके बाद बेटा दिलीप भी विवश हो जाता है, वो भी पूरे बदनाम हो जाता है भारत से लेकर विदेश तक। बेटा सारा मूल्य वापस देने के लिए तैयार हो जाता है, वापस आता है, लेकिन अब इस हरकत को माँ बिल्कुल माफ करने वाली नहीं थी। मौसी टस से मस नहीं हुई। दिलीप ने अपने मौसेरे भाई रघुनाथ के माध्यम से भी मौसी से पैरवी की, समर्थन किया, गलती की माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन तब से लेकर आज तक मौसी ने अपना फैसला नहीं बदला और पूरे 7 साल तक वह वृद्धाश्रम में रही है। बर्लिन से आने पर रघुनाथ मातेश्वरी वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने जाता है। तब वहां के प्रबंधक से उसे पता चलता है कि जिस दिन गंगा मिश्रा अर्थात ये मौसी, इस कहानी की माँ यहाँ आई है, तब से आप ही पहले व्यक्ति है कि जिनको उन्होंने मिलना पसंद किया है। मौसी ने सारी घटना रघुनाथ को विस्तार पूर्वक बताई। यह भी बताया कि उसका बेटा दिलीप उससे मिलने, माफी मांगने पहुंचा, लेकिन अब वह कहीं नहीं जाना चाहती है। अब इस वृद्धाश्रम से उसका शव ही बाहर जाएगा। अब ये रघुनाथ चौधरी मौसी का भतीजा मौसी से मिलने आने लगा था। साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर आ रहा था। प्रत्येक रविवार को वह अपने पत्नी के साथ मौसी से मिलता रहता था और इस प्रत्येक भेंट में मौसी एक सोहर गाती थी और इस सोहर में वह गीत गाते गाते रोने लगती थी। उस गीत का कुछ आशय यहाँ पर दिया हुआ है कि पुत्र प्राप्ति पर नारी जन्म कृतार्थ होता है, उसका बांझपन नष्ट हो जाता है, वह माँ बन जाती है। इस गीत में आशा है कि न जाने मौसी कहती है कि मैंने ऐसा कौन सा महाव्रत किया जिससे मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई। रघुनाथ की पत्नी भी उनके संग गाती रहती और गाने में और रोने में मौसी का साथ देती रहती। अचानक एक दिन वृद्धाश्रम के प्रबंधक के फोन कॉल से रघुनाथ को पता चला कि उसकी मौसी की मृत्यु हुई। तब वह वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां पहुंचने पर ट्रस्ट के सचिव ने उनके हाथ में एक लिफाफा देते हुए कहा कि गंगा मैडम दाह संस्कार करने का अधिकार उन्हें देकर चली गई है। बाकी बातें उन्होंने इस लिफाफे में लिखी हुई है। अब मौसी ने उस लिफाफे पे क्या लिखा था देखिए।
मौसी ने उस लिफाफे में रघुनाथ के नाम 2 पन्ने का पत्र और उनके श्राद्ध खर्चे के लिए एक बिना तिथि का चेक रखा हुआ था। मौसी ने पत्र में लिखा था, अपनी कोख का जाया बेटा उसे जिंदा ही मारकर विदेश भाग गया। और उसके भांजे ने, रघुनाथ ने अंत तक उसका साथ दिया। उसने रघुनाथ को निर्देशित करते हुए लिखा था, तुम्हें देखकर मेरा विश्वास जीवित रहा कि सभी संतानें एक जैसी नहीं होती। जब तक तुम्हारे जैसा एक भी सपूत संसार में रहेगा, तब तक माएं 1000 कष्ट सहकर भी संतान को जन्म देती रहेगी और संसार चलता रहेगा। इसका श्रेय माँ और सपूत दोनों को है। तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। इस प्रकार इस कहानी में हम लोगों ने इन सभी मुद्दों को देख लिया है। कोख जाया इस कहानी की एक बार स्लाइड्स आपके सामने फिर से रख रही हूँ। देखिए क्या क्या देखा हम लोगों ने। लेखक का परिचय देखा, प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त की, विधा परिचय, कहानी का उद्देश्य, पाठ में आए कठिन शब्द, मुहावरे और कोख जाया इस कहानी की बूढ़ी माँ का एक दर्द देख लिया है। और इस प्रकार ये आज के युग के बूढ़े लोगों की व्यथा और दुर्दशा का चित्रण इस कोख जाया कहानी में किया और हम सबको अंतर्मुख कर दिया है कि इस पर कि क्या हम कर सकते हैं। आपको ही सोचिए और जवाब दीजिए। धन्यवाद।